सारे पार्टिसिपेंट्स अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स के अंदर लिख दें, ताकि उनको जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो उसी नाम के हिसाब से मिलेगा। उनकी अटेंडेंस भी इसी हिसाब से जो है वो मानी जाएगी। सर जिसका भी अनवांटेड साउंड आया उसको म्यूट कर सकते हैं ना। 64 पार्टिसिपेंट्स हो गए अभी। पूरा नाम लिखिए अपना और कॉलेज का नाम प्लीज। बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट पहले ये सारे ज्वाइन हो जाए। अब इसमें अरे तो इसमें तो कुछ विदेशी लोग भी दिख रहे हैं। बाहर के लोग भी नजर आ रहे हैं कुछ। इंटरनेशनल लेक्चर है ना सर। हाँ यार। ओके। 87 लोगों की रिक्वेस्ट अभी तक आ चुकी है, 88 की। सबको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और सेंड करूँ क्या सर? ठीक है। अभी ये ज्वाइन होने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। हाँ नहीं तो अभी बाकी लोग ज्वाइन अपन टाइम क्या 5 मिनट तक दिया था ना। 11:30 का 5 मिनट तो हो गए। हो जाएंगे सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक बार अभी नेक्स्ट आएंगे तो एक बार यदि लॉक कर देंगे ना तो वो फिर हो नहीं चल ठीक है, तो फिर चालू करवाए। ठीक है सर, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। हाँ सर एक मिनट मैं एक मिनट सर, मैं बाकी सबको म्यूट कर देता हूँ और आपको और सर को ऑन करता हूँ। ठीक, ओके ओके। स्टार्ट करो, मेरे ख्याल 11:40 हो रहा है। हाँ सर स्टार्ट कर दो। हाँ, सर हो जाए बोलो स्टार्ट। तुम थोड़ा कर दो स्टार्ट, फिर मैं बता। ओके। हेलो। गुड, हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी लर्नर्स जो कि फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। Dear learners, we are aware of current COVID-19 situation and what all it has done till now. Rather than sulking about this situation, we come up with this idea of learning online. Thus, we have prepared a lecture series as per the curriculum of MP government and DAVV Indore. We will be delivering a lecture online with our finest lecturers, professors, and researchers, so that nothing can stop the learner from educating themselves. The lecture session will be taken on Zoom platform, and all the necessary information will be given to you through your email addresses. We will also be taking the test to help you analyze how much information you have absorbed. The most important thing to keep in mind is that you have to come before the time. We will allowing you based on who comes first, the usual FCFS approach. Participants, एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि विशेष रूप से MP, यूपी और बिहार, ये जो हमारा हिंदी बेल्ट है, यहाँ पर फिजिक्स के लिए हिंदी और इंग्लिश मतलब मिक्स लैंग्वेज में ही बात किया जाना बहुत श्रेयस्कर होता है। और हमारे यहाँ के बच्चे जो है, क्योंकि इंग्लिश में
बहुत सारा मटेरियल फिजिक्स के संदर्भ में अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मटेरियल कम अवेलेबल है। इसलिए हम लोगों का प्रयास आईएपीटी के माध्यम से ये है कि जो हमारे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट हैं वहाँ के स्टूडेंट फिजिक्स को अपनी भाषा में जिसमें बोलते हैं, समझते हैं, उसमें जो है हम, इसलिए हमारे बहुत सारे प्रोफेसर, रिसर्चर्स और लेक्चरर्स बीच बीच में हिंदी में भी यदि बात करें तो आप लोग इसको अन्यथा ना लें। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर नेतराम कोरब, ये होलकर साइंस कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, अच्छे रिसर्चर्स हैं, बहुत बढ़िया इनका जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर नेतराम कोरब को कि वह अपना लेक्चर स्टार्ट करें। Yes, sir. Hello. Good morning to all of you. First of all, I would like to congratulate. Hello, can you hear me? Hello. हाँ आ रही है आवाज, Hello. आ रही है। हाँ Am सर, I आ रही है, audible? आ रही है। We can hear. Okay. Yes, sir. So, good morning to all of you. First of all, I would like to congratulate organizers, particularly V.D. Srivastava sir, for initiating such activities along with the IAPT and division chapter. So, and today I am really fortunate enough to illustrate some of topics of condensed matter physics for semester in the unit 4. So if you see in this unit, it is based on the thin films particularly. And unfortunately, the syllabus is very scary in the sense that it is started with the surface morphology discussion. That is by the double beam spectrometer, you can have surface morphology of thin. But it is not started with the what is thin film, how these films are prepared and all these things. So somehow the syllabus is not is illustrated in a regular fashion. But anyway, we will in this lecture we will do some background of the thin film and later discuss their property that's in there in the syllabus. Okay. So today's my topic is thin film and their electrical resistivity or the electrical conductivity. As we know that the electrical resistivity and electrical conductivity are opposite to each other, so you can use anything, resistivity or the conductivity. So I will use both the term in my lecture. Okay. So मैं इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला मैं आपको थिन फिल्म क्या है उसके बारे में एक आइडिया दूंगा और फिर उस जो सिलेबस में आपको दिया हुआ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कंटीन्यूअस फिल्म की निकालने का और उसकी वो क्या है उसके बारे में आइडिया मिलेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद मुझे आशा है कि आप लोगों को पता होगा कि क्या थिन फिल्म में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा। हालांकि सिलेबस में इससे पहले कभी ये पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन हम रोजमर्रा की में जानते हैं कि थिन फिल्म से क्या है, क्योंकि ग्लास विंडो में भी यूज करते हैं, हम पेंटिंग्स करते हैं, वो भी एक प्रकार का थिन फिल्म है। किसी भी आपका अलमीरा है उस पर आप पेंट किया आयरन का या किसी और, तो ऑल दिस हम नेल पॉलिश लगाते हैं पर्टिकुलरली, तो वो भी एक तरीके का जो है वो फिल्म कोटिंग है किसी सब्सटेंस के ऊपर, है ना। सो एक इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज थिकनेस। सो बेस्ड ऑन द थिकनेस we have classified this class of material with a variety of the things. So film is nothing but it's a layer of material on a substrate. Okay, सबसेट उन फिल्मों के जरूरी है जो काफी थिन है या अल्ट्रा थिन है। फॉर एग्जांपल कुछ थिन फिल्म जो बैंड के रूप में है उनको आपको आप लोगों ने टेफ्लॉन टेप तो देखा होगा, वो काफी महीन होता है, तो वो भी एक प्रकार का फिल्म है, लेकिन उसके लिए आपको किसी सबसेट की जरूरत नहीं है। फिल्म जितनी थिन होगी
आपको एक बेस की या एक सबसेट की जरूरत पड़ेगी जिसपे कि आप उसको मटेरियल को डिपॉजिट कर सके। So based on this layer of the material on the substrate, we can classify the thin films in a variety of types. For example, ultra thin film. So अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये फुल एंड फाइनल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि बिल्कुल ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे इधर लिखा हुआ है अल्ट्रा थिन फिल्म जो है वो 1000 सॉरी 100 एंगस्ट्रॉम से छोटा जो होगा वो अल्ट्रा थिन फिल्म होगा। तो जरूरी नहीं कि 100 to 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है ना। तो सच फिल्म इज नोन एज ए थिन फिल्म। जो फिल्म की थिकनेस 200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम तक एक्सटेंडेड होती है, उस फिल्म को आप थिन फिल्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। और बियॉन्ड दैट 500 एंगस्ट्रॉम द फिल्म विल बी थिक फिल्म। ओके, तो ये तो हमारा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया कि किस तरीके की थिन फिल्म है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द फिल्म, जो हम इस थिकनेस की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए 3 डायमेंशन है, एक्स, वाई एंड जेड। थिन फिल्म में एक्स भी एक्सटेंडेड है लॉन्ग डिस्टेंस तक, वाई भी एक्सटेंडेड है लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो जो आपका जेड है, जिसको कि आप फिल्म थिकनेस कह रहे हैं, दैट इज extended in limited up to z direction. So depending upon this thickness, the property of the thin film is changed drastically. क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स is defined as the number of states available for to occupy the charge carrier in energy state. So ये डिस्टेंस के हिसाब से काफी चेंज होती रहती है। सो हेंस द ऑल द प्रॉपर्टीज, वेदर इज फिजिकल प्रॉपर्टीज और एनी अदर प्रॉपर्टीज, दे ड्रास्टिकली चेंजेस, है ना। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये और दूसरी चीजों पर भी निर्भर करती हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रेन बाउंड्रीज, माइक्रोस्ट्रक्चर द थिन फिल्म एंड पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर ऑफ द थिन फिल्म, ये भी काफी क्रिटिकल पैरामीटर्स है जिससे कि फिल्म की प्रॉपर्टीज परिवर्तित हुई। कुछ अभी हम एग्जांपल अभी देखेंगे, जैसे कि ग्रेन के साथ कैसे प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो सकती है। ओके, सो here you can see the various examples I have put it on the screen for the thin films. You can see thin films are very useful as a magnetic sensors, anti-reflection coating, moisture sensors, data storage, that is our CDs or DVDs. All these are the classic example of thin films, gas sensors, thermoelectric devices, and many more. Photovoltaic devices. All these are the classic and very useful examples of thin film. So there are n number of examples of thin film. आप देख सकते हैं, यदि आप कॉलेज की लैबोरेटरीज में देखें तो कुछ डिस्प्ले में आपको बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं और सेमीकंडक्टर डिवाइस है, आप देखें तो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज में हुआ करते थे। लेकिन जब से थिन फिल्म टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस हुआ है, ये सब जो है वो एक छोटी सी चिप में एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो है वो आपके पीएन जंक्शंस और एनी जो ट्रांजिस्टर्स को ऑक्युपाई कर सकते हैं छोटे से। तो ये सभी जो है वो इनके एग्जांपल्स हैं। Coming to the preparation of the thin, I have put it here how to prepare a thin film. प्रोडक्शन हेलो सर, एक्चुअली थिन फिल्म क्या है, आपने सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट क्या, सॉरी फॉर इंटरप्ट। हेलो हाँ सर, थोड़ी वॉइस आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है, या बच्चों को सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ी चैट में बोल रहे हैं, तो थोड़ा वॉइस मोबाइल का वॉइस बढ़ा लीजिए तो शायद कुछ शॉर्ट अच्छी हो पाए। हेलो, हाँ जी सर, आपकी can you वॉइस on पहले प्रॉपर नहीं आ this रही is थी, on the थोड़ा laptop, वॉइस can you on? अच्छा, हेलो हेलो, मेरा एक मैंने मोबाइल से भी लॉगिन करके रखा है, हाँ जी सर, क्या बोलिए। उसको ऑन कर पाओगे क्या?
उसका वॉइस हाँ जी। हाँ, आप मोबाइल से आप इसका जो कर ऑडियो। रहे हैं तो उसकी हेलो। वॉइस मैं ऑन कर देता हूँ, आप उसमें बोलिए। हाँ, ईयरफोन लगा हाँ लीजिए। ठीक है, मैंने ये लैपटॉप का क्लोज कर दिया, ये हाँ वाला ऑन कर दीजिए। हाँ, लेफ्ट उसका वॉइस ऑन कर देता हूँ। हेलो। हाँ जी जी सर, एक मिनट। अ, हेलो। हाँ सर, आपके सेकंड में हेलो। ऑप्शन नहीं आ रहा है, मोबाइल में ही आ रहा है केवल वॉइस का। हेलो। हेलो सर। अच्छा, केवल इसमें ही आ रहा है, अभी सुनाई दे रहा है क्या? अभी सुनाई दे रहा है हाँ, क्या? अभी सुनाई दे रहा है, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है, प्रॉपर है। ठीक है, कंटिन्यू अच्छा। सर। हाँ, मैं थोड़ा सा पास से बोलने की कोशिश करता हूँ, है ना? हाँ हाँ जी जी सर जी। यदि दिक्कत, यदि आप ये दूसरा मेरा मोबाइल का एक्टिवेट यदि कर दे वॉइस, तो मुझे लगता है कि उसमें प्रॉपर होगा, हो सकता है। अभी सर ये शायद पता नहीं है, शायद लैपटॉप में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। ये शायद मेरे ख्याल से केवल मोबाइल की वॉइस ले रहा है। हेलो। अच्छा। हाँ जी सर। हाँ नहीं, मैं अभी अभी तो लैपटॉप का ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी एक्टिव सर नहीं आप है। बस थोड़ा सा लाउड एनीवे बोल दीजिए, चलिए, आ यदि जाएगी अभी वही। अभी सुनाई दे रहा हो तो सर, आप थोड़ा लाउड बोल दीजिए, आ अच्छा जाएगी अच्छा। आवाज। हाँ हाँ ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। So in this PPT we are seeing the preparation of the thin film. Okay, we can prepare thin film by two methods. One is the chemical method and other is the physical method. Okay. So in the chemical methods there are n number of ways to prepare a thin film. For example, electrodeposition. Second is soil gel method. Third is spray pyrolysis method, and fourth is CVD. There are many more method for the chemical for the thin film preparation. Okay. Similarly, there are methods for the physical methods. For example, sputtering deposition, thermal evaporation, pulse laser deposition. Okay. In chemical methods deposition, in this chemical method, the solution for which you need to get a thin film is in the form of some solvent. Okay. And for physical method, you prepare a thin film by solid material only. Okay. For example, sputtering. Sputtering is nothing but to knock out the atom from a material by atom. Okay, आपने जैसे एक प्लाज्मा आप जानते हैं कि आयनिक स्टेट जो है वो आयंस के रूप में मीडियम को आप चार्ज करते हैं और उसको किसी मटेरियल के ऊपर हिट कराते हैं। सो जब ये आयनिक चार्ज उस मटेरियल को हिट करेंगे, अपनी एनर्जी उस मटेरियल को देंगे और मटेरियल से जो एटम्स है वो नॉकआउट होंगे, वो वहां से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दे विल गो टू द सबस्ट्रेट एंड डिपॉजिटेड ओवर देयर, है ना? सो इस तरीके से ये है वो स्पटरिंग कहते हैं। अब ये जो स्पटरिंग वैसा है जैसे जब हम मान लिया जैसे हम खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि तेल में हम जीरा वगैरह डालते हैं, तो जैसे जीरा डाला और वैसे ही जो ऑयल है वो चारों ओर स्मेड आउट हो जाता है, छिड़क जाता है। इसी तरीके से जब आप इन आयंस का बॉम्बार्डमेंट करते हैं किसी मटेरियल से तो एटम्स जो है वो उस मटेरियल से नॉकआउट हो जाते हैं और बाद में जाके वो सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थिन फिल्म बाय स्पटरिंग मेथड। इसी तरीके से थर्मल एवोपरेशन है, आप मटेरियल को रेजिस्टिव हीटिंग से एवोपरेट कर दे और वो जो एवोपरेंट है उसको आप डिपॉजिट कर दे किसी मटेरियल पे। पल्स लेजर डिपोजिशन भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है इन सभी में, उसमें आप लोकलाइज मटेरियल को जो है वो मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद उन एटम्स को आप नॉकआउट करते हैं और उनको आप डिपॉजिट करते हैं। सो एक ये ब्रीफ आइडिया यहाँ ये तो हमने अलग अलग तरीके की मेथोडोलॉजी देखी जिनसे कि आप जो है वो थिन फिल्म को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इस पीपीटी में आप देख सकते हैं कि जब एटम बाय एटम आपके मटेरियल कन्वर्ट हो गया है तो किस तरीके से उसका न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ होगा। सो सबसे पहला हमारा काम है तो हमने जो है वो मटेरियल को एटम बाय एटम कर लिया। ये एटम्स जो है वो
टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट ट्रेवल करेंगे और सबस्ट्रेट पे जाके ये डिपॉजिट होंगे, है ना। तो इस सबस्ट्रेट पे 2-3 तरीके की प्रोसेस हो सकती है। पहला एक तो ये कि वो सबस्ट्रेट से टकरा के जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस चले जाएं। ओके, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज हाई सो दे कैन बी गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट। सेकेंड प्रोसेस ये हो सकता है कि ये जो एटम्स है ये उस सबस्ट्रेट के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं, पेनिट्रेट करके और अपना पोजीशन उस सबस्ट्रेट में बना सकते हैं इफ दे आर हाईली काइनेटिक इन द नेचर। तीसरा जो प्रोसेस ये हो सकता है कि ये जो है वो सरफेस डिफ्यूजन, मतलब सरफेस में एक जगह पर एटम गिरा और उसके बाद सबस्ट्रेट में बाकी और दूसरी जगह जाके वो सेटल्ड हो गया, है ना। जैसे आपने पानी यदि किसी सरफेस पे गिराया तो आप देखते हैं कि वो सरफेस को धीरे धीरे वो कवर कर लेता है। तो इसी तरीके से ये जो एटम्स जो है वो सरफेस पे आएंगे तो धीरे धीरे सरफेस डिफ्यूजन से वो फैलना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और हो सकता है कि फिर से रीएवोपरेट हो जाए एटम्स, है ना, जिसको कि हम डिजॉर्प्शंस कहते हैं, वो वापस सरफेस से एटमॉस्फेयर में बाहर जो है वो नॉकआउट हो जाए, है ना। जिस तरीके से पेनिट्रेट होते हैं उसी तरीके से इंटर डिफ्यूज भी हो सकते हैं सबस्ट्रेट के अंदर। ओके, सो इंटर डिफ्यूजन में ये होगा कि सबस्ट्रेट के एटम्स जो है वो सरफेस पे आ सकते हैं और सबस्पेस के एटम सबस्ट्रेट के अंदर जा सकते हैं, है ना। सो फाइनली these material atom get too closer to each other and form a grain size and form a thin film. So इस तरीके से जो है वो thin film का ग्रोथ और न्यूक्लिएशन हो जाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब आप देखें तो ये 3-4 तरीके से बेसिकली तीन तरीके से हो सकती है प्रोसेस। फर्स्ट इज लेयर बाय लेयर ग्रोथ, है ना। लेयर बाय लेयर ग्रोथ मतलब ये है कि आपके पास ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पे सबसे पहले एटम्स की एक लेयर फॉर्म होगी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर डिपॉजिट होगी और उसके बाद तीसरी लेयर डिपॉजिट होगी। तो इस प्रोसेस को हम लेयर बाय लेयर ग्रोथ कहते हैं, है ना। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेयर बाय लेयर ग्रोथ में जो है वो एटम का जो सबसेट, जो जिस एटम को आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके बीच का इंटरेक्शन और आपका सबसेट है वो बहुत हाई होता है, तभी तो वो उसके पास जाकर वो है वो ऐसे डिपॉजिट होते जाता है। इस तरीके की मेथड से आपको जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की थिन फिल्म मिलेगी, इसमें हाई क्रिस्टलिनिटी क्वालिटी रहेगी, फिल्म्स एटम्स आर मोर स्ट्रांगली बाउंड टू ईच अदर देन द अदर्स, है ना। एटम्स जो है वो आपस में बंधे होने से ज्यादा जो है वो सबसेट से बंधे होते हैं, इसलिए इसकी हाई क्रिस्टलिनिटी क्वालिटी की मिलती है। और इसमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, मतलब ये कि एटम जैसे ही सबसेट पे आया वो स्मेयर्ड आउट हो जाएगा, वो थी विदाउट लूजिंग एनी टाइम। So first is layer by layer growth, and this is the one of the best nucleation of the thin film. Second जो मेथड है वो आइसलैंड ग्रोथ। आइसलैंड ग्रोथ का मतलब ये आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये सबसेट है आपका ब्लू कलर का और उसके ऊपर जो है वो एटम्स इस तरीके से बैठते जा रहे हैं। तो आइसलैंड ग्रोथ में एटम टू एटम इंटरेक्शन जो है वो हाई रहेगा, है ना, और सबसेट और एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो रिलेटिवली लो रहेगा। सो इसलिए इसलिए जो है वो एटम जो है वो एक दूसरे एटम्स के ऊपर जो है वो बैठते जाएंगे और आपको जो है वो आइसलैंड बनाते जाएंगे, है ना। इस तरीके की जो फिल्म है आइसलैंड ग्रोथ आर मोर स्ट्रांगली बाउंड टू ईच अदर देन द सबसेट विद द स्लो, इसमें स्लो डिफ्यूजन होगा और दूसरा जो है वो एटम टू एटम इंटरेक्शन इज हाई एज कंपेयर टू एटम टू सबसेट। सो दीज आर द सेकेंड टाइप। एंड थर्ड इज मिला जुला, इन दोनों प्रोसेस का मिला जुला। कुछ हद तक जो है वो थिन फिल्म पहले लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होगी, फिर उसके बाद जो है वो आइसलैंड बनना फॉर्म होंगे। तो ये हो गया हमारा थिन फिल्म को किस तरीके से बनाना है। यदि मैं इन स्टेप्स को रिपीट करूं तो फिर से यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पीपीटी में कि पहले तो हम जो है वो मटेरियल को एटम या मॉलिक्यूल्स के रूप में प्राप्त करेंगे, फिर इन एटम्स को हम उस सबस्ट्रेट पे लेके जाएंगे और सबस्ट्रेट पे जो है वो हाँ सर सुनाई दे रहा है, बोलो। अच्छा हाँ ओके।
And then next, the reaction of absorbed species with each other and the surface to form the bond of the thin film material. जब ये सरफेस पे डिफ्यूजन होगा, फिर उसके बाद जो है वो एक्चुअल मटेरियल्स का फॉर्मेशन होगा. मतलब दो एटम आपस में जुड़ेंगे, 2 से 4 जुड़ेंगे, 4 से 10 जुड़ेंगे, और ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते करते जो है वो आपका मटेरियल बनाएंगे. मटेरियल फिर उसके बाद जो है वो न्यूक्लिएशन होगा, और फिर उसके बाद जो है वो आपका जो मटेरियल का क्रिस्टलिटी, क्रिस्टलाइन तो आपने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में, मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया होगा कि किस तरीके से अमॉर्फस मटेरियल होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं और सिंगल क्रिस्टल्स क्या होते हैं, है ना. मैं जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का. They are regularly arranged in a lattice, so such a thing is known as a crystal structure. Amorphous में किसी भी तरीके का आपको ये रेगुलर फैशन अरेंजमेंट या सिमेट्री जो है वो देखने को नहीं मिलती. तो ये सब जब फिल्म बनती है तब ये चीजें फॉर्मेशन होती है. ये फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. थिन फिल्म बन गया है, इसकी आप क्वालिटी को और फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं पोस्ट एनीलिंग देके, है ना. क्वालिटी को इंप्रूव करने से मतलब ये है कि हमको उसकी ग्रेन साइज बढ़ाना. ग्रेन आप जानते हैं, ग्रेन में बता देता हूं कि ग्रेन क्या होता है. ग्रेन को हम XRD से डिटरमाइन कर सकते हैं. जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जब हम लेते हैं किसी मटेरियल का, तो आप देखेंगे कि उसमें आपने देखा होगा, आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि किसी भी मटेरियल का एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है. उसमें आपको बहुत सारे पीक्स मिलते हैं, है ना. सो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, उस पीक का आप फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा लेके उसकी ग्रेन साइज निकाल सकते हैं. ग्रेन साइज वो होता है जिसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट या पीरियोडिसिटी है वो रेगुलर होती है ना. और दूसरे ग्रेन जैसे ही आएगा वैसे ही वहां पर डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, है ना. तो उसको आप ग्रेन साइज कहते हैं. और ये जो ग्रेन साइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ द थिन फिल्म और उसके एप्लीकेशन, ये सब चीजें दिखाने के लिए, है ना. सो अब ये जो ग्रेन है ये ज्यादातर जो पॉलीक्रिस्टलाइन है उसमें देखने को मिलता है. लेकिन यदि सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल आप जानते हैं, सिंगल क्रिस्टल उसको कहते हैं जिसमें मटेरियल की ग्रोथ केवल एक दिशा में होती है. ओके, सो हम इसकी जो ग्रेन साइज है उसको पोस्ट एनीलिंग करके किसी एक पर्टिकुलर गैस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन या आर्गन या नाइट्रोजन, इसके एटमॉस्फेयर में उसको हीट ट्रीटमेंट देके उसकी ग्रेन साइज को हम इनहांस कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो ग्रेन साइज है उसको अलग अलग जो पैरामीटर्स है, जो थिन फिल्म के पैरामीटर्स है, उसको लेकर मैंने बताया है कि हम किस तरीके से ग्रेन साइज को इनहांस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्राफ में आप देखें, ये इधर दिख रहा है आपका ग्रेन साइज और सबस्ट्रेट टेम्परेचर. सबस्ट्रेट टेम्परेचर क्या है? जब आप डिपॉजिट करते हैं तो सबस्ट्रेट जिसपे कि मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है उसको कुछ टेम्परेचर देते हैं. टेम्परेचर देना इसलिए जरूरी है, तभी एटम्स जो नहीं तो आइसलैंड बना लेंगे, है ना. उनको आपको काइनेटिक एनर्जी देना है एटम्स को ताकि वो पूरे सबस्ट्रेट पे फैल सके. तो आपको कुछ एनर्जी थर्मल एनर्जी देने की जरूरत है. तो आप सरफेस को टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देते हैं रूम टेम्परेचर से, जिससे कि एटम्स उस टेम्परेचर को गेन करके स्मेयर्ड हो सके, पूरे फैल सके पूरे सबस्ट्रेट के ऊपर. तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट टेम्परेचर बढ़ेगा ग्रेन साइज जो है वो आपकी इनहांस होगी. थिन फिल्म हो या थिक फिल्म हो, दोनों का एक जैसा है, ठीक है. फिर नेक्स्ट पैरामीटर है डिपोजिशन रेट. यदि डिपोजिशन रेट जितना स्लो होगा ग्रेन साइज उतना अच्छा रहेगा. ऑब्वियस, यदि आप एकदम से पूरे एटम सब डाल देंगे तो सबस्ट्रेट पे पूरे एटम्स ऐसे उड़ेल दिया, डाल दिया, तो ग्रेन साइज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. और यदि आप धीरे धीरे एटम बाय एटम जो है वो सबस्ट्रेट की ओर एटम्स आ रहे हैं तो ग्रेन साइज जो है वो हाई रहेगी. और जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ेगा उसकी ग्रेन साइज जो है वो इफेक्ट होगी, ठीक है. इसी तरीके से एनीलिंग टेम्परेचर, एनीलिंग जैसे मैंने बताया था, एनीलिंग टेम्परेचर जो है वो पोस्ट डिपोजिशन है. आपका थिन फिल्म बन गया है, उसको आपने फिर से फर्नेस में रख दिया है, किसी इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा या किसी गैस में रखा, गैस के एटमॉस्फेयर में उसको हीट प्रोवाइड किया, तो जिससे कि वो अपनी ग्रेन साइज है उसको इनहांस कर सके, ठीक है. फिल्म थिकनेस के साथ भी इसी तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं.
So these are the basic parameters that are affecting. There are few more substrate, atomic structure. Here epitaxy relationship. Epitaxy, I think this term you may not have familiar with this epitaxy, but epitaxy is nothing but like a single crystal. जब हमारा बल्क मटेरियल होता है, बल्क कहने का मतलब ये है कि उसमें एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो पीरियोडिसिटी एक्सटेंडेड होती है फ्यू माइक्रोन तक, उसको हम कहते हैं बल्क मटेरियल, है ना। बल्क का ऐसा मतलब नहीं कि ढेर सारा टोकनी भर के जो मटेरियल है उसको आप बल्क कहेंगे, है ना। बल्क से मतलब होता है कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है और उनकी जो पीरियोडिसिटी है, इट इज एक्सटेंडेड अप टू ए लार्ज डिस्टेंस, है ना, उसको हम बल्क मटेरियल कहते हैं। सो इसमें जो टर्म यूज होती है सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल जैसे मैंने बताया कि केवल एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ हो, जैसे सी एक्सिस के अबाउट यदि एटम्स जो है वो अरेंज होते हैं, मटेरियल जब फॉर्म होता है तो उसको हम सिंगल क्रिस्टल कह सकते हैं। थिन फिल्म में सिंगल क्रिस्टल यूज नहीं किया जाता, वहां पर एपिटेक्सियल थिन फिल्म यूज किया जाता है। और एपिटेक्सियल थिन फिल्म का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रक्चर आपका सबस्ट्रेट का है वही का वही स्ट्रक्चर जो है वो थिन फिल्म का ऊपर ग्रोथ हो, है ना। जैसे हम मकान बनाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर बनाना है तो सेकंड फ्लोर में हम पिलर कहाँ बनाते हैं, पिलर के ऊपर पिलर बनाते हैं और फिर उसके बाद छत डालते हैं। तो इसी तरीके से यदि सबस्ट्रेट जिस डायरेक्शन में उसका ओरिएंटेशन है, यदि हमने मटेरियल भी उसी डायरेक्शन में ग्रो किया है तो उसको हम एपिटेक्सियल थिन फिल्म कहेंगे। सो ये कुछ और अनदर पैरामीटर्स हैं जो कि ग्रोथ को बताते हैं। नाउ मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो थिन फिल्म के बारे में यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें मैंने ब्रीफली आपको बताया कि किस तरीके से थिन फिल्म बना सकते हैं और उसके कुछ जो बेसिक पैरामीटर हैं वो किस तरीके से उसकी जो सरफेस मॉर्फोलॉजी है या ग्रेन साइज है उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड जो उसकी प्रॉपर्टी है जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है ना, सो उसके हिसाब से आपको डिस्कस करना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, दोनों चीजों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है बस, है ना। यदि एक का ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरे का जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। सो बाय एंड लार्ज मैंने जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से ही यहाँ पर चीजें डिस्कस की हुई है। सो आप देख सकते हैं ये पहले ग्राफ में यहाँ पर आप जो लेफ्ट कॉर्नर में बना हुआ है ये नॉन मेटल नॉन सुपर कंडक्टर, इट इज ए मेटल एंड नॉन सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर, ये दोनों का प्लॉट किया हुआ। मुझे आशा है कि आपको पता होगा कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जीरो हो जाती है, जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है ना। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज सेल्फ इन नथिंग बट इट इज जस्ट ऑब्स्टेकल्स कमिंग इन टू द चार्ज कैरियर्स, उनके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आता है उसको हम रेजिस्टेंस के रूप में डिफाइन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सो यदि आप ये कर्व देखें, ब्लू वाला कर्व देखें, सो ये आपका एक नॉन सुपर कंडक्टर का है और यहाँ पर 0 केल्विन पे जाके कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टिविटी, जिसको कि हम रेसिडुअल रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो एक मेटल की रेजिस्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वो मोनोटोनिकली इंक्रीज होते जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल वाइब्रेशंस आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे। पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो लैटिस है, लैटिस वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस फोनॉन्स, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दोस फोनॉन्स देयर इज अ थर्मल एनर्जी इन द सिस्टम, सो that tune with the electrons there is a one interaction known as a electron phonon interaction। उस इंटरेक्शन के कारण जो है वो आपका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं। सो दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल। इसी तरीके से आप जो है वो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ राइट कॉर्नर में टॉप पे जो दूसरा जो आपको दिख रहा है ग्राफ, इसमें मैंने दिया हुआ है, जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है ना, केवल बैंड गैप का फर्क होता है कि एक का जो है वो बैंड गैप जो है वो मॉडरेट होता है और दूसरे का इंसुलेटर का बैंड गैप जो है वो
हाईली मतलब ज्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको आप जो है वो इंसुलेटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, 2-3 है ना, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन है, सो उसको आप कह सकते हैं कि वो सेमीकंडक्टर है। और मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होते जाता है। क्यों कम होता है? इसलिए कम होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आप जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है कंडक्शन बैंड में, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो है वो आपका कंडक्शन बैंड में बढ़ते जाएंगे, और जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कंडक्टिंग चैनल आपका इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। सो दिस इज वन वे। ओके, नीचे वाले में आप देख सकते हैं मैंने इन तीनों को कैरेक्टराइज करके बताया हुआ कि हम कैसे मेटल को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इंसुलेटर को डिफाइन कर सकते हैं, या सेमीकंडक्टर को इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप। ओके, आपने बीएससी तक पढ़ा होगा। इनको करने का जो तरीका है वो ज्यादातर हमने मैग्नीट्यूड से, कि इतना बैंड गैप है तो ये मेटल होगा, इतना ये होगा तो ये सेमीकंडक्टर होगा, या जो भी है, ये हमने उस तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन एमएससी में हम केवल बैंड गैप से डिफाइन नहीं कर सकते। यदि आपको बताना है कि मेटल क्या है, इंसुलेटर क्या है, या सेमीकंडक्टर क्या है, उसके लिए आपको जरूरी है कि उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा है वो आप बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि असल में मेटल क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, या इंसुलेटर क्या है। अब आप देखें यहाँ के जो राइट जो बॉटम है उसमें मैंने एक पिंक कलर है और ग्रीन कलर का दो कर्व बनाए हुए हैं, दोनों एक साथ है, इंसुलेटर और मेटल का। अब आप इससे आप समझ सकते हैं दिस इज एक्चुअली मेटल इंसुलेटर ट्रांजिशन। ओके, अब आप किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर देखें, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा, और उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मेटल भी देखने को मिलेगा। तो आप मैग्नीट्यूड से तो बता नहीं पाएंगे कि कौन सा इंसुलेटर है कौन सा मेटल है ना। लेकिन यदि आप उसके रेजिस्टिविटी का या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन यदि बताएंगे तो आप इजीली कह सकते हैं कि कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा मेटल है ना। तो हमेशा इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ घटती है, और मेटल की जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। सो हियर वन वे टू डिफाइन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. This is from for metallic. It is from the free electron model. कोई भी मॉडल आप डूड मॉडल या सोमरफील्ड मॉडल देख ले, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ आप देखें ऊपर मैंने डिफाइन किया है, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्कैटरिंग रेट टाउ, है ना। स्कैटरिंग रेट जानते हैं आप क्या होता है? स्कैटरिंग रेट वो होता है कि मतलब द प्रोबेबिलिटी टू स्कैटर्ड ऑफ ए चार्ज कैरियर विद अनदर चार्ज कैरियर, है ना, उसके जो है वो स्कैटरिंग करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको आप स्कैटरिंग रेट कह सकते हैं। कितनी पर सेकेंड कितनी बार ये स्कैटर्ड हो रहा, 10 बार हो रहा, 50 बार हो रहा, 100 बार हो रहा है, या सो ऑन लाइक वाइज, है ना। सो आप देखेंगे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली जितना स्कैटर्ड होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना कम स्कैटर्ड होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो इस तरीके से आप ड्रूड मॉडल से इन थिन फिल्म्स की रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और मैथाइसन रूल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्कैटरिंग रेट है ये एडिटिव होती है ना। दो तरीके की स्कैटरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहला जो है वो इम्प्यूरिटी से है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन फोनॉन से। जैसा मैंने अभी बताया था कि जब भी चार्ज कैरियर्स किसी लैटिस में मूव करता है तो वो सराउंडिंग्स जो आयंस है या फोनॉन्स है उनसे इंटरेक्ट करता है और स्कैटरिंग प्रोड्यूस करता है ना। और एक स्कैटरिंग वो होती है जो परमानेंटली डिफेक्ट्स वगैरह उस मटेरियल में होंगे तो उनसे स्कैटर्ड होके वो आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो हमारे पास दो तरीके की रेजिस्टिविटी हो गई, एक रो जीरो, आप नीचे वाले इक्वेशन में देखेंगे रो आई इज रेसिडुअल रेजिस्टिविटी। ये हर मटेरियल में मिलेगी, केवल आपको सिंगल क्रिस्टल में देखने को नहीं मिलेगी, है ना। सिंगल क्रिस्टल जो है वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, उनमें डिफेक्ट नहीं होते हैं, उस केस में आपको रेसिडुअल रेजिस्टिविटी बहुत ही नेग्लिजिबल मिलेगी। अदरवाइज जो भी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स होंगे उनमें सब में रेसिडुअल रेजिस्टिविटी मिलेगी, है ना। और ये सब डिफेक्ट्स इंडस्ट्रियल साइट्स या फॉरेन एटम, ये जो जितने भी इम्प्यूरिटीज हो सकते हैं
उनके कारण ही आती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन फोनॉन के कारण आती है। ये जो इलेक्ट्रॉन फोनॉन है ये भी थ्योरी में आप देखेंगे तो दो तरीके से लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है। पहला आइंस्टीन मॉडल है। आपने आइंस्टीन मॉडल और डेवाई मॉडल स्पेसिफिक हीट के लिए तो पढ़ा है ना। मुझे लगता है रेजिस्टिविटी के लिए शायद ही आपने पढ़ा हो कि क्या आइंस्टीन मॉडल है रेजिस्टिविटी का, और हीट इसका डेवाई मॉडल। ये भी बिल्कुल एनालॉगस है। जिस तरीके से आपने हीट कैपेसिटी के लिए आइंस्टीन मॉडल को डिफाइन किया है और डेवाइल मॉडल को डिफाइन किया, इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं ना। सो आप देखेंगे कि अच्छा, ये आइंस्टीन मॉडल और डेवाइल मॉडल में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि क्या है। आइंस्टीन मॉडल में ज्यादातर यदि आप स्पेसिफिक हीट से देखें तो इसमें हाई एनर्जी फोनॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और डेवाई मॉडल में जो है वो लो एनर्जी फोनॉन्स है ना, जिसको कि थीटा डी हम कहते हैं, वो पार्टिसिपेट्स करते हैं स्कैटरिंग के लिए। ठीक है। सो वन ऑफ द मॉडल इज आइंस्टीन मॉडल। ये हालांकि इतना सिलेबस में है नहीं तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। दूसरा डेवाई मॉडल है, और डेवाई मॉडल से जो रिलेशनशिप निकलता है ये बहुत ही वेल नोन रिलेशन है, जिसको कि ब्लॉक-बुलियन रिलेशन कहते हैं। और टी टू द पावर 5 क्यू रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5 के हिसाब से जो वो रेजिस्टिविटी डिफाइन की जाती है किसी मेटल की, है ना। सो ये दो तरीके की रेजिस्टिविटी आप बता सकते हैं किसी भी थिन फिल्म का। तो तीसरा और लास्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थिन फिल्म ऑफ कंटिन्यूअस फिल्म। अभी तक देखो हमने थिन फिल्म की थिकनेस की बात नहीं करी कि रेजिस्टेंस से कैसे होगा। अभी तक हमने यही कहा कि फोनॉन है या डिफेक्ट से ये रेजिस्टेंस को परिवर्तित कर सकते हैं, उसके मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन थिन फिल्म में एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि उसकी हाइट होती है, थिकनेस, जिसको कि हमने अभी जेड एक्सिस में डिफाइन किया था। एक्स में तो थिन फिल्म एक्सटेंडेड है, वाई में भी एक्सटेंडेड है, और जेड में क्या है, लिमिटेड है। 500 एंगस्ट्रॉम का या 200 एंगस्ट्रॉम का थिन फिल्म है, तो उसका जो एक एक्सेस है वो आपने लिमिटेड करके रखा हुआ है। So because of this thickness, there is it has the impact on the resistance also. Obviously, आप जैसे रोड पे चल रहे हैं या कोई एक टनल के अंदर आप जा रहे हैं, आपके पास जो है वो रोड बहुत ही नैरो रहेगा। आप सीधे सीधे चलेंगे तब तो ठीक है, थोड़े बहुत भी इधर उधर होंगे तो आप क्या होगे, आउटसाइड की जो बॉल है टनल की, उनसे आप स्कैटर्ड करेंगे। इसी तरीके से जो चार्ज कैरियर्स है थिन फिल्म में, यदि वो सीधे सीधे थिन फिल्म के अक्रॉस द लेंथ यदि वो चलते रहेंगे तो ठीक है, वो स्कैटरिंग नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा भी आपको पता है कि ब्राउनियन मोशन तो होना है या जिगजैग मोशन तो होना है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे विल स्कैटर विद द सरफेस। ऊपर के सरफेस से भी स्कैटर कर सकते हैं और नीचे आपका जो सबस्ट्रेट है उससे भी स्कैटर कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस thickness, there is another extra resistance for the thin film. So इसको भी हमको डिफाइन करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्राफ में मैंने शो किया है रो वर्सेस टी। टी इज नथिंग बट इट इज थिकनेस एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। हालांकि इसके कैप्शन में कंडक्टिविटी लिखा हुआ है तो थोड़ा रॉन्गली इंटरप्रेटेड है। सो आप देखें कि जैसे जैसे आपका थिकनेस बढ़ते जाता है उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होते जाएगा। ऑब्वियस है, थिकनेस बहुत कम है तो जो स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी है, सरफेस से जो स्कैटरिंग होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, बहुत हाई रहेगी। हाई होने के कारण जो है वो आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। फिल्म थिकनेस जितनी बड़ी होती जाएगी, थिक की ओर मूव करते जाएगी, बल्क के रूप में हो जाएगी, बल्क तक आ जाएगी, आप देखेंगे कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो नॉर्मल रेजिस्टिविटी आ जाएगी, जो कि अभी तक है ना। सो इसको डिफाइन करने का और जो कंटिन्यूअस थिन फिल्म में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ, दोनों फिल्म सरफेस बनाया हुआ है और बीच में थिकनेस डिफाइन की हुई है और ये दो एरो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक एरो यहाँ से यदि मैं शुरू करूं ऊपर से टॉप से, उसको 0 मान लिया, और जो फर्स्ट वाला एरो है उसको θ1 मान लिया। सो 0 से θ1 तक। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म और है, दैट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है?
ये मीन फ्री पाथ हमने सोमरफील्ड थ्योरी में हर जगह डिफाइन करके रखा है कि दो सक्सेसिव स्कैटरिंग के बीच की लेंथ को ट्रेवल करने में जितना समय लगेगा, जो पाथ है वो मीन फ्री पाथ होगा और जो समय है वो मीन फ्री टाइम होगा, है ना। तो आप दोनों चीज बता सकते हैं, मतलब एक स्कैटरिंग अभी हुई इधर और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दूसरा सक्सेसिव स्कैटरिंग हुआ, उन दोनों के बीच में जितना भी आपने पाथ ट्रेवल किया वो मीन फ्री पाथ है। अब यदि मान लो यदि मीन फ्री पाथ उसका ज्यादा है और फिल्म थिकनेस क्या है, कम है, तो मीन फ्री पाथ मतलब जो चार्ज कैरियर्स वो किसी दूसरे चार्ज कैरियर से टकराने से पहले किससे टकरा जाएगा, सरफेस से टकरा जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका मीन फ्री पाथ क्या है, ज्यादा है और सरफेस क्या है, जो जो डिस्टेंस है वो थीटा सॉरी जो आपका फिल्म थिकनेस है वो कम है ना। तो आप देखेंगे जो पहला वाला एरो मैंने बनाया हुआ है, यदि मैं इसको 0 से θ1 के रूप में यदि इसको डिफाइन कर लूं, तो इसके बीच में जो भी चार्ज कैरियर्स ऊपर की ओर मूव करेंगे वो अपना मीन फ्री पाथ टाइम खत्म करने से पहले स्कैटर्ड हो जाएंगे सरफेस से, है ना। और ये दोनों एरो के बीच में, जिसको कि मैं θ1 या θ2 डिफाइन कर दूं, इन दोनों एरो के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करेगा तो वो ऐसा लंबा लंबा सीधा सीधा जो है वो थिन फिल्म के अंदर ट्रेवल करते जाएगा, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सरफेस से स्कैटरिंग होने की वो क्या है, बहुत कम है, मिनिमम है, ठीक है। और वो अपना मीन फ्री पाथ एंजॉय करने के बाद फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग कर सकता है। इसी तरीके से तीसरा रीजन जो कि नीचे बॉटम में है दूसरे एरो से और जो आपकी वर्टिकल लाइन है वहां तक का, जिसको कि आप θ2 से 180 एंगल आप मान सकते हैं, उसके बीच में भी वही स्थिति होगी जो पहले वाले रीजन की स्थिति थी, जिसमें कि वो उसकी सरफेस से स्कैटरिंग बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो सीधे सीधे चलने की बजाय जो सरफेस की ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो सरफेस से स्कैटरिंग उनकी ज्यादा बढ़ेगी और वो मीन फ्री पाथ ट्रेवल करने से पहले ही स्कैटर कर सकते। तो इन जो तीनों बातों को लेकर श्रोडिंगर ने एक फॉर्मूला डेवलप किया, है ना। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा सिंपल मैथमेटिक्स से। इन तीनों बातों को इनकॉर्पोरेट करके थिन फिल्म और बल्क मटेरियल की जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इन्होंने डिफाइन किया है। तो आप देख सकते हैं ये 42 नंबर की इक्वेशन दिख रही है, जिसमें सिग्मा बी दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द बल्क मटेरियल, सिग्मा एफ दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए थिन फिल्म इज 1 + 3/8 k. K is some parameter, it is relative with the mean free path and film thickness. ये पहले डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ, ब्रैकेट में 1 - p लिखा हुआ। p क्या है, p आप देखेंगे तो ऊपर डिफाइन किया है, p is the fraction of the electron which is scattered from the two surface, है ना। अब यदि p का वैल्यू हम 1 रख दे, है ना, p का वैल्यू 1 रख दे मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विच आर स्कैटर्ड विद द सरफेस। यदि सरफेस से जो है वो स्कैटर्ड नहीं हुए हैं तो आप देखेंगे कि फिल्म की कंडक्टिविटी हो या बल्क मटेरियल की, है ना। बल्क मैंने बताया था, बल्क से क्वांटिटी से मतलब नहीं है, बल्क से मतलब है कि उसकी जो पीरियोडिसिटी है वो कितनी एक्सटेंडेड है। ओके, तो ये दोनों जो है वो आप देख सकते हैं बराबर होंगे उस केस में, कब, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से स्कैटरिंग नहीं करता, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। इस केस में बल्क की रेजिस्टिविटी हो या कंडक्टिविटी हो वो फिल्म के बराबर देखने को मिलती है। और यदि ये p का वैल्यू 1 से कम है तो आप देखेंगे कि इसका रेशो अलग देखने को मिलेगा। ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 1 से ज्यादा दोनों का रेशो मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी थिन फिल्म की 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो बिना थिकनेस के, 2 तरीके से, एक तो बिना थिकनेस के जो बाकी और मटेरियल में भी होगा, और दूसरा जो है वो विद थिकनेस, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टीज आती है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ये क्या होता है, इसको यदि हम डिफाइन करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ द रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेज ऑफ द टेम्परेचर टू द इट्स इनिशियल रेजिस्टिविटी। यहाँ पर रेजिस्टिविटी की थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, किसी ये बुक का लिया हुआ है मैंने, एनीवे आप इसको रेजिस्टिविटी ही पढ़ें। तो आप डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। एक
स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर रेस करने के लिए उसकी जो रेजिस्टिविटी में जो चेंजेस होंगे उसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है। सो टीसीआर हमने बल्क मटेरियल का डिफाइन किया, ठीक है, और टीसीआर थिन फिल्म का डिफाइन किया, दोनों को एक जैसा डिफाइन कर सकते हैं। इसका आप रेशो ले ले तो ये नीचे वाली 45 के बाद जो इक्वेशन लीक बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये होगा, है ना। अब यदि change in resistance with respect to delta t is very less, जैसे कि डेल रो फॉर थिन फिल्म, डेल रो फॉर बल्क मटेरियल, यदि ये दोनों बहुत ही कम है तो आप इसको मान सकते हैं कि दोनों बराबर है। उस केस में फाइनली 46 रिलेशन मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो बल्क मटेरियल की कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है वो ही उसका रेशो उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम जो आपकी जो यूनिट 4 का जो पार्ट है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंटिन्यूअस थिन फिल्म डिस्कस किया हुआ सिलेबस में, हम इन सब बातों को हमारे एग्जाम में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, पॉइंट वाइज पॉइंट कि किस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो हम विद थिकनेस और विदाउट थिकनेस जो है वो डिफाइन कर सकते। आई होप मेरे ख्याल से टाइम हो गया होगा शायद, है ना। सो हियर I thank you for all the participants for participating in this lecture, and I hope without any I mean जो टेक्नोलॉजी के जो ड्रॉबैक है जैसे सुनाई नहीं दे रहा हो या वो हो, मुझे लगता है कि उनको यदि ओवरकम करके आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरी आशा है। तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का सवाल यदि आपके पास हो तो। It's very good, sir. थैंक यू डॉक्टर नेत्राम। जी सर, थैंक यू लर्नर्स सर। के लिए और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके यदि कोई क्वेश्चंस हो तो वो क्वेश्चंस अपने चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नेत्राम कोरबसिव जी से भी अभी प्रत्यक्ष रूप में पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ईमेल से ही पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ ईमेल, सकते हैं। जी जी, है ना। तो थैंक यू डॉक्टर नेत्राम फॉर ए नाइस जी सर, लेक्चर। थैंक यू सर। ओके, कपिल क्लोज करो, हो गया टाइम, है ना। ठीक है, कर रहा हूँ सर।